हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं प्रतिध्वनि के बारे में, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो प्रतिध्वनि होती है आपकी, वो दोस्तों क्या कहलाती है, इसके कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, और साथ ही दोस्तों ये जो प्रतिध्वनि है आपकी वो कहाँ और किस तरीके से कार्य करती है, वो सारा चीज़ आप लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो ये प्रतिध्वनि है आपकी, वो दोस्तों संबंधित है आपके ध्वनि के परिवर्तन से। जैसा कि आप लोगों ने इसके पीछे वाली वीडियो में ये जान पाया कि जो आपके ध्वनि का जो परिवर्तन है दोस्तों वो क्या कहलाती है, और ये दोस्तों जो आपके स्वरूप है ध्वनि के परिवर्तन का वो कैसे और किस तरीके से कार्य करती है, वो सारा चीज आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से समझ पाया। और जो दोस्तों बच्चे ध्वनि के परिवर्तन को अच्छे से समझ गए होंगे तो उसे प्रतिध्वनि को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आपकी जो प्रतिध्वनि है वो संबंधित है ध्वनि के परिवर्तन से। क्योंकि जहां पर दोस्तों, जिस जगह पर दोस्तों आपके ध्वनि का परिवर्तन नहीं होगा, वहां बिल्कुल भी दोस्तों आपको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके प्रतिध्वनि का जो संबंध है वो आपके ध्वनि के परिवर्तन से है। तो कैसे है, इसी को दोस्तों आप लोग को जानना है। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्वनि के परिवर्तन में क्या जाना? दोस्तों आप लोगों ने ध्वनि के परिवर्तन में ये जाना कि दो माध्यमों को अलग करने वाला जो आपका आंतरा पृष्ठ है, अगर उस आंतरा पृष्ठ पर किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि अगर उस पर आपतित होती है और आपतित होने के फलस्वरूप उस आंतरा पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में दूसरे दिशा की ओर लौट जाती है, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं ध्वनि का परावर्तन। इसी घटना को हम लोग ध्वनि के परिवर्तन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से ये जान पाए हैं या दोस्तों देख पाए हैं कि आपके दो माध्यमों को अलग करने वाला जो आंतरा पृष्ठ है वो कहीं ना कहीं दोस्तों वो कैसा है, तो दोस्तों है अपारदर्शी। यानी वो दोस्तों एक ऐसा दोस्तों आपका ये पृष्ठ है जो कि ध्वनि को अगले माध्यम में जाने से रोकता है। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि अगर ये ध्वनि आपके इस आंतरा पृष्ठ के ओ बिंदु पर आपतित हुई है, ठीक, तो दोस्तों जब ये आपतित हुई है तो उस स्थिति में ये आपका कहलाएगा आपतित ध्वनि। और जो दोस्तों आपका आपतित ध्वनि होती है ध्वनि स्रोत से निकलने वाली, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके मूल ध्वनि के रूप में जानी जाती है। यानी दोस्तों यह रियल साउंड होती है। और जब ये ध्वनि आपके आंतरा पृष्ठ से टकरा कर जब उसी माध्यम में दूसरे दिशा की ओर लौट जाती है प्रकाश परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ध्वनि का जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं प्रकाश के परिवर्तन से ही संबंधित है। तो जैसा दोस्तों नियम आपके प्रकाश के परिवर्तन में होता है, ठीक वैसा ही नियम आपके ध्वनि के परिवर्तन में भी होगा। तो ये क्या करेगा कि दोस्तों उसी माध्यम में दूसरे दिशा की ओर परावर्तित हो जाएगा। तो दोस्तों जो आप ये परावर्तित होने वाली जो आप ये ध्वनि देख रहे हैं, जो आप रिफ्लेक्टेड होने वाला जो आप ये साउंड देख रहे हैं, इसी साउंड को, इसी ध्वनि को दोस्तों हम लोग प्रतिध्वनि के रूप में जानते हैं। यानी कि आप बता सकते हैं कि ध्वनि परिवर्तन की घटना में जो परावर्तित ध्वनि लौटकर आती है उसी परावर्तित ध्वनि को हम लोग प्रतिध्वनि के रूप में जानते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों कि अगर आप कोई बड़ा, मतलब जैसे मान के चलते हैं कोई बड़ा पहाड़ हो गया या कोई बंद कमरा हो गया, अगर वहां पर दोस्तों आप ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो जो दोस्तों आप ध्वनि उत्पन्न करते हैं और जैसी ध्वनि दोस्तों बाहर निकलती है, ठीक दोस्तों कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद वही ध्वनि पूरा से आपको सुनाई देती है। अगर आप दोस्तों जैसे कि मान के चलते हैं कुआं है, ठीक, अगर आप कुएं में दोस्तों मुंह लगाकर अगर अपना नाम बोलिएगा या कुछ और दोस्तों उसमें अगर आप पुकारिएगा, तो वही सेम टू सेम दोस्तों जो साउंड है आपकी वो कुछ क्षण बाद या क्षण समय में ही दोस्तों आपको पुनः से वो सुनाई देगी। तो जो दोस्तों आपके बोलने के पश्चात पुनः वही चीज आपको पुनः से सुनाई देती है, उसी को हम लोग प्रतिध्वनि के रूप में जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपने जब कुएं में मुंह लगाकर दोस्तों कुछ भी अगर निकाला, जैसे कि मान के चलते हैं कि आप बोल रहे हैं हेलो, ऐसे जैसे मान चलते हैं कुएं में मुंह लगाकर अगर आप बोल रहे हैं हेलो, ठीक, तो वहां से कुछ क्षण बाद ही पुनः से क्या आएगा, एक आवाज आएगा हेलो।
आप समझ सकते हैं, आपने भी बोला हेलो और फिर जिसे लगता है ना कि दोस्तों उस कुएं में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या कोई है जो हमारे आवाज़ का कॉपी कर रहा है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे आवाज़ का कॉपी बिल्कुल भी कोई नहीं करता है। हम दोस्तों क्या करते हैं कि जब इस कुएं में मुंह लगाकर जब हम बोलते हैं दोस्तों, तो आपकी जो ध्वनि होती है वे कुएं के अंतरा पृष्ठ से या दोस्तों आपका जो जल होता है उसके अंतरा पृष्ठ से टकराकर पुनः वह आपके पास चली जाती है, और इसलिए जो आप बोलते हैं वही ध्वनि पुनः सुनाई देती है। और सुनाई देने वाली जो ध्वनि होती है वही आपके प्रतिध्वनि के रूप में जानी जाती है, जो कहीं ना कहीं आपके प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित होती है। और आप ये भी जान पाए कि जो प्रतिध्वनि है वो दोस्तों ध्वनि के परिवर्तन से संबंधित होती है। और ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये वाला कोई पूछेगा कि जो प्रतिध्वनि है आपकी, वो आपके ध्वनि परिवर्तन की घटना में कौन सी ये ध्वनि है, तो आप क्या बताओगे? यह दोस्तों ध्वनि परिवर्तन की घटना में यह प्रतिध्वनि है। यानी कि हम लोग परावर्तित ध्वनि को ही बोलते हैं का तो प्रतिध्वनि। और जो आप ध्वनि स्रोत से आप ध्वनि दोस्तों उत्पन्न करते हैं और जो ध्वनि बाहर निकलती है उसी ध्वनि को हम लोग बोलते हैं काची, तो मूल ध्वनि। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग समझ पाए कि प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है। मतलब प्रति का मतलब होता है उल्टा और ध्वनि का मतलब होता है आवाज। जो आपने आवाज निकाला उसी का उल्टा आवाज आपके पास लौट कर आता है, वही प्रतिध्वनि के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने परिभाषा में बताया है, किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसे पुनः सुने जाने की घटना को ध्वनि की प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक दोस्तों फिगर लिया है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखो तो इसमें दोस्तों आपको देखने से पता चलेगा कि यहाँ पर ये ध्वनि स्रोत है, यानी दोस्तों यह कोई साउंड है जो कि ध्वनि की उत्पत्ति करेगा। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये कोई ऑब्जेक्ट है, यानी ये दोस्तों अवरोध है जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे कि इधर हवा है और दूसरे माध्यम में भी हवा है, तो दूसरे माध्यम में जाने से इस ध्वनि को दोस्तों रोकेगा। क्यों? क्योंकि इस ध्वनि जो आपकी निकल रही है तो इस ध्वनि तरंग के दिशा में ही आपका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वस्तु रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह ध्वनि तरंग के बीच क्या कर रहा है? अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो उस स्थिति में आपके ध्वनि का परिवर्तन होगा। आप जानते हैं कि जब प्रकाश का परिवर्तन अगर दोस्तों लंबवत होता है, जब प्रकाश से किसी अपारदर्शी वस्तु पर लंबवत आपतित होता है तो उसका जो दोस्तों परावर्तन है वो भी दोस्तों उसी दिशा में लंबवत ही होता है। माध्यम भी वही होगा और दिशा भी वही होगा, तो लंबवत ही दोस्तों आपतित होगा और लंबवत ही परावर्तित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारा साउंड लिया गया है, इस साउंड से निकलने वाला जो ध्वनि तरंग है जो कि दोस्तों आगे बढ़ने पर फैल रहा है। देखिए हमने लिखा है ना ओरिजिनल वेव, यानी कि दोस्तों असली तरंग। तो असली तरंग को हमने रेड से दर्शाया है, रेड से, देखना रेड से दर्शाया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना ये रेड, ये रेड, ये रेड, ये रेड कैसा है? ये दोस्तों जो रेड है आपका यह इस ध्वनि स्रोत से निकलने वाला ध्वनि तरंग है जो कि आगे बढ़ने पर दोस्तों ये फैल रहा है, और फैलते फैलते दोस्तों इसकी जो तरंग की जो आकृति है वो दोस्तों बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके मार्ग में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, और इस ऑब्जेक्ट को रख देने के कारण ये दोस्तों जो तरंग है आपका वो दूसरे माध्यम में संचरित ना होकर वो पुनः क्या करता है कि अब वो उसी माध्यम में दोबारा लौट जाता है। तो देख सकते हैं कि रेड वाला आपका हुआ मूल ध्वनि, यानी कि आपतित ध्वनि इस ऑब्जेक्ट से टकराया, तो इस ऑब्जेक्ट से टकराकर वो दोस्तों उसी दिशा में, दिशा नहीं बदल रहा है ना कि तिरछा भाग रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपतित हुआ है कैसा? लंबवत आपतित हुआ है इस ऑब्जेक्ट पर। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि प्रकाश परिवर्तन की घटना में अगर किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका परिवर्तन भी होता है लंबवत ही। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी जो परावर्तित ध्वनि है वो भी लंबवत ही क्या होगी? परावर्तित होगी। तो देख सकते हैं ग्रीन वाला क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि दोस्तों परावर्तित तरंग। कौन सी तरंग? तो ध्वनि तरंग। तो देखिए अब इस वस्तु से टकराकर आपका ये जो दोस्तों
वेव देख रहे हैं आप, ये जो आप तरंग देख रहे हैं, अब ये भी क्या हो रहा है, अभी दोस्तों आगे बढ़ने के क्रम में यह फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और इसी तरीके से वो आगे की ओर चलता चला जाएगा। तो यहाँ से जो भी आवाज़ इस साउंड से दोस्तों निकलेगा, अगर इस ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो पुनः से कुछ क्षण बाद ही दोस्तों वही आवाज़ सेम टू सेम दोस्तों आपको सुनाई देगी, और जो सुनाई देगी वही कहलाएगी प्रतिध्वनि। तो देख सकते हैं आपका रेड वाला हो जाएगा मूल ध्वनि, और जो आपका ग्रीन वाला दोस्तों आपका आ रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तो इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे प्रतिध्वनि। तो आप लोग प्रतिध्वनि को बिल्कुल अच्छे से समझ पाए। बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसके विशेषता पर, कि जो इसकी विशेषता होती है वो क्या होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस समझिए कि आप समझ गए प्रतिध्वनि वास्तव में क्या होती है। ठीक है, देखिए बताया जा रहा है मूल ध्वनि की अपेक्षा प्रतिध्वनि कुछ मंद होती है। मंद मतलब दोस्तों धीमा होती है, यानी धीमा सुनाई देती है। आपकी मूल ध्वनि अगर दोस्तों कितना भी तेज होगी तो उसकी जो प्रतिध्वनि होगी दोस्तों वो मूल ध्वनि की तुलना में आपको थोड़ा सा कम सुनाई देगी, यानी उसकी जो प्रबलता होती है वो दोस्तों थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब बात यहाँ पर ये आएगा कि आखिर इसके प्रबलता का कम होने का कारण क्या है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ कि आपके जब मूल ध्वनि का परिवर्तन होता है किसी अवरोध के कारण, तो उस स्थिति में दोस्तों आपकी जो मूल ध्वनि जो होती है, देखिए यह है ना रेड वाला मूल ध्वनि, तो जो मूल ध्वनि होती है दोस्तों वो परावर्तक सतह से अवशोषित हो जाती है, यानी जहां पर ये टकरा रही है, जिससे टकरा रही है, तो वो दोस्तों जो आपका सतह है परावर्तक सतह, वो क्या करता है कि इस ऊर्जा का कुछ अंश अवशोषित कर लेता है, क्योंकि ध्वनि क्या है तो एक प्रकार का ऊर्जा, और इस ऊर्जा का कुछ अंश क्या करता है वो अवशोषित कर लेता है, कौन, परावर्तक सतह, जिससे दोस्तों क्या करती है ये ध्वनि टकराती है। जिस प्रकार से किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश अगर टकराती है तो प्रकाश का भी कुछ अंश जो दोस्तों आपका ये परावर्तक सतह है यानी कि अपारदर्शी सतह, ये क्या करता है अवशोषित कर लेता है, और बचा हुआ शेष जो दोस्तों प्रकाश की ऊर्जा होती है उसको वो अपने से परावर्तित कर देता है। समझे, बस सेम कंडीशन दोस्तों इसमें भी है। तो इसमें भी क्या हुआ कि रेड वाला दोस्तों आपका मूल ध्वनि था, तो इसकी ऊर्जा का दोस्तों इस ऑब्जेक्ट द्वारा कुछ शोषण हो जाता है, और बाकी का दोस्तों जो ऊर्जा बच जाती है वो दोस्तों पुनः से आपके परावर्तन के रूप में वो दोस्तों उसी दिशा की ओर लौट जाती है। और जब लौटती है तो लौटने के क्रम में भी आपका जो माध्यम है यहाँ पर हवा है ना, माध्यम जो दोस्तों लौट रही है ध्वनि आपकी, तो मान के चलते हैं कि ये जो माध्यम है आपको हवा है, तो इस हवा में भी क्या होता है कि आपके दोस्तों जो लौटने वाली ध्वनि होती है इस ऊर्जा का कुछ ना कुछ दोस्तों उसमें अवशोषण हो जाता है, और इसलिए इसकी ऊर्जा में कमी होने के कारण, इसकी ऊर्जा में दोस्तों बदलाव आने के कारण हमें जो प्रतिध्वनि है वो मूल ध्वनि की तुलना में थोड़ी सी कम सुनाई पड़ती है। ठीक, तो आपने जान पाया बिल्कुल अच्छी तरीके से। क्या जाना कि जब भी मूल ध्वनि किसी अवरोध वस्तु से टकराती है तो जो अवरोध वस्तु है यानी जो परावर्तक वस्तु है वो क्या करती है कि मूल ध्वनि का कुछ अंश अवशोषित कर लेती है, कुछ ऊर्जा अवशोषित कर लेती है, जिससे कि मूल ध्वनि की जो ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। जब ऊर्जा कम हो जाती है तो इसकी जो प्रतिध्वनि है वो कम ऊर्जा के साथ हमारे पास लौटती है, और इसीलिए हमें मूल ध्वनि का जो प्रतिध्वनि है वो थोड़ा सा मूल ध्वनि की अपेक्षा कम सुनाई देता है। ठीक, आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है मनुष्य द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव उसके मस्तिष्क में लगभग 1/15 सेकेंड तक रहता है। देखिए आप जो कुछ भी दोस्तों अपने मुख से ध्वनि उत्पन्न करते हैं या जो कुछ भी दोस्तों आप अपने कानों से ध्वनि सुनते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो आपके माइंड में 1/15 सेकेंड तक दोस्तों रहता है। तो उस स्थिति में दोस्तों अगर कोई प्रतिध्वनि, जैसे मान चलते हैं आप हेलो बोल रहे हैं, चाहे क्या है बोल रहे हैं, चाहे अपना नाम ही बोल रहे हैं, तो दोस्तों अगर 1/15 सेकेंड के अंदर में ही, मतलब इससे बाहर नहीं इसके अंदर में ही अगर दोस्तों पुनः से प्रतिध्वनि और सुनाई देती है तो उस समय दोस्तों आप मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच बिल्कुल भी अंतर्भेद नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 1/15 सेकेंड तक आपका जो मूल ध्वनि होता है उसी का प्रभाव आपके मस्तिष्क में रहता है, और जब दोस्तों इतने समय तक उसका जो प्रभाव है वो आपके मस्तिष्क में रहता है तो उस स्थिति में दोस्तों आपका जो मस्तिष्क होगा वो प्रतिध्वनि के गुण को आपके सामने बिल्कुल भी प्रकट नहीं करेगा, मतलब वो प्रतिध्वनि की संवेदना आपको नहीं देगा। ठीक है, आपने अच्छे से जान लिया। तो बताया जा रहा है इसे ही श्रुति निर्बंध कहते हैं। हाँ, बहुत बार पूछता भी है एग्जाम में
या दोस्तों आता भी है कि श्रुति निर्बंध किसे कहते हैं। तो दोस्तों बस वही चीज़ है कि किसी ध्वनि का जो प्रभाव होता है मनुष्य द्वारा सुनी गई वो उसके मस्तिष्क में लगभग 1/15 सेकेंड तक बना रहता है और इसी को हम श्रुति निर्बंध के रूप में जानते हैं। ठीक, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम 11 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। तो भैया अब यहाँ पर यह समझना है कि आखिर ध्वनि का परिवर्तन करने वाली जो सतह है उस सतह को श्रोता से 11 मीटर की दूरी पर क्यों रखनी चाहिए, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों यही कारण आपको यहाँ पर जानना है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, आपका जो समय है वो कितना है 1/15 सेकेंड ना। तो यहाँ पर हम लोग टी ले लेंगे, समझते रहे ना जो बता रहे हैं हम। टी बराबर दिया है 1/15 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप जानते हैं जैसे मान चलते हैं हम यहाँ पर जो माध्यम है वो लेकर चलते हैं हवा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हवा वाले माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है यानी जो तरंग चाल होता है उसको हम लोग वही से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो दोस्तों हवा वाला माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इतना समय के लिए क्या करते हैं, इतना समय के लिए हम निकालते हैं क्या चीज़, हम निकालते हैं दूरी। तो आपको दोस्तों पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यही तो होता है। तो निकालेंगे चाल गुने समय से, तो आपका वही बराबर कितना है, यानी चाल कितना है 330 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ रहा है बात। हमने ध्वनि की जो चाल है वो हवा में दोस्तों लिया है 330 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इतना होता है हवा में। ठीक है, और यहाँ पर जो समय है श्रुति निर्बंध का वो कितना है 1/15 सेकेंड, यानी 1/15 सेकेंड तक किसी ध्वनि का जो प्रभाव है वो आपके माइंड में दोस्तों बना रहता है। तो इसीलिए हमने समय ले लिया 1/15 सेकेंड। ठीक, तो इतना समय के लिए हम दूरी निकालते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये टी है तो इसका मान दिया है 1/15 सेकेंड। अगर आप इसको दोस्तों कैलकुलेशन करो तो कितना आएगा, कटाएंगे तो कटाइए 15 दूनी के हो जाएगा 30, आप फिर इधर चल जाएगा तो 15 दूनी हो जाएगा 30, यानी कट सट के आ जाएगा कितना 22 मीटर। कितना आएगा दोस्तों 22 मीटर आएगा, यानी दूरी आ जाएगा कितना तो 22 मीटर। आप जानते हैं यहाँ पर कि ध्वनि का परिवर्तन प्रकाश के परिवर्तन के भांति ही दोस्तों होता है। ठीक ठीक, और जानते हैं कि आपके आपतित ध्वनि और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो होता है कौन सा, तो आपतन कोण। आपके परावर्तित ध्वनि और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो कौन सा कोण होता है, तो आपका होता है दोस्तों परावर्तन कोण। और आप जानते हैं परावर्तन के नियम से कि जो आपतन कोण होता है वो बराबर होता है किसके, तो परावर्तन कोण के। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप यहाँ से अगर त्रिभुज बनाओगे, ऐसे त्रिभुज बनाओगे, ऐसे त्रिभुज अगर दोस्तों बनाओगे तो उस स्थिति में दोस्तों ये जो त्रिभुज आपकी निकलेगी, जैसे मान चलते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, हाँ ये दोस्तों अभिलंब, तो हेजा कितना हो जाएगा लंब, हेजा हो जाएगा कितना तो लंब। ठीक है, तो दोस्तों देखिए त्रिभुज ए बी सी में अगर मान के चलते हैं कि ये डी है तो आपका जो ए बी डी होगा वो दोस्तों सर्वांशम हो जाएगा किसके, ए सी डी के। अब पूछेंगे आप लोग का है, तो देखिए सिंपली बात है, हाई एंगल है इसके बराबर परावर्तन के नियम से। ठीक, यहाँ पर हाई भी 90 है और ये भी 90 है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके ये दोनों कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर। और साथ ही देख सकते हैं कि हाई आपका अभिलंब है जो कि उभयनिष्ठ है, तो कहीं ना कहीं एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज क्या है दोस्तों सर्वांशम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो दोस्तों आपकी जो ए बी, यहाँ पर देखना जो आपकी ए बी आपतित किरण जो होगी, यानी कि जो आपकी ए बी आपतित ध्वनि जो होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, तो ए सी परावर्तित ध्वनि के। ठीक है, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के। जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से दोस्तों गौर कीजिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। मैंने कैसे कैसे बताया, तो सिंपल से दोस्तों मैंने बताया कि हमने आपतित ध्वनि और परावर्तित ध्वनि से एक त्रिभुज बनाया, दोनों त्रिभुज को हमने दोस्तों सर्वांशम करके आप लोग के सामने दिखाया कि कैसे होता है। उस स्थिति में दोस्तों मैंने बताया कि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो सीपीसीटी के नियम से ए बी जो होगा यानी जो आपतित ध्वनि होगी वो बराबर हो जाएगी आपके परावर्तित ध्वनि के, यानी ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के। तो दोस्तों देखिए मान के चलते हैं कि बिंदु बी पर
मान के चलते हैं कि बिंदु बी पर कोई दोस्तों ध्वनि स्रोत रखा हुआ है, जैसे कि मान चलते हैं ध्वनि स्रोत है और यहाँ से दोस्तों क्या होगा, आवाज़ निकल रही है। तो दोस्तों जब यहाँ से आवाज़ निकल रही है ध्वनि का तरंग के रूप में, तो इस सतह पर जा रहा है, ठीक है। जो भी आवाज़ निकलेगा, जैसे कि हेलो निकला, हेलो, तो हेलो दोस्तों बोल भी रहे हैं और खुद सुन भी रहे हैं, हेलो बोल भी रहे हैं और दोस्तों सुन भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने मुख से हेलो बोला तो उसका जो प्रभाव है वो आपके मस्तिष्क में 1/15 सेकेंड तक रहेगा। और आपने जाना कि दोस्तों 1/15 सेकेंड के लिए जो दोस्तों दूरी होगी वो होगी कितना, तो 22 मीटर, समझे। मान के चलते दोस्तों कि आपके इस ध्वनि स्रोत से निकलने वाला जो आपका ध्वनि तरंग है वो इस परावर्तक सतह तक पहुंचने में 22 मीटर की दूरी तय करता है। कितना तय करता है, 22 मीटर का दूरी तय करता है। और दोस्तों आपने अभी जाना कि जो 22 मीटर है वो दोस्तों 1/15 सेकेंड के समय के लिए निकाली गई है। और जो आपके सुरती निर्बंध है यानी किसी ध्वनि का जो प्रभाव है आपके मस्तिष्क में वो दोस्तों कितने समय तक बना रहता है, तो 1/15 सेकेंड तक बना रहता है। तो दोस्तों देखिए, जब आपकी दूरी जब 22 मीटर की तय होगी तरंग द्वारा, तो उस स्थिति में इस ध्वनि का जो प्रतिध्वनि है दोस्तों वो आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आप इस परावर्तक सतह से इतनी दूरी पर दोस्तों आप खड़े होते हैं कि उस स्थिति में इस परावर्तक सतह से टकराकर जो लौटने वाली जो ध्वनि होती है दोस्तों वो आप तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण इसका जो आपका प्रतिध्वनि है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। अब आप लोग बोलिएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सुनाई नहीं देगा, भाई जब भाई दोनों बराबर है, यहाँ 22 मीटर का दूरी तय किया है तो इधरों 22 मीटर होगा। तो दोस्तों देखिए, हमने समय लिया है 1/15 सेकेंड और इस 1/15 सेकेंड तक के लिए ही आपकी दूरी 22 मीटर निकल कर आई है। तो दोस्तों इस 22 मीटर के अंदर में ही आपकी जो मूल ध्वनि है वो परावर्तित होकर वो आप तक पहुँचनी चाहिए। 22 मीटर के अंदर में ही आपकी जो मूल ध्वनि है वो दोस्तों परावर्तक सतह से यहाँ पर परावर्तित होकर आप तक पहुँचनी चाहिए, तभी दोस्तों आप इसकी जो प्रतिध्वनि है वो सुन पाइएगा, अन्यथा नहीं सुन पाइएगा। अर्थात अगर दोस्तों हम ये कहें कि देखिए ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर ध्वनि स्रोत बी से अगर परावर्तक सतह के बिंदु ए तक अगर पहुँचने में जो आपका ध्वनि तरंग है अगर वो 11 मीटर लेता है, कितना दूरी तय करता है, 11 मीटर की दूरी तय करता है, और फिर यहाँ से टकराकर इसकी जो परावर्तित ध्वनि है जो कि प्रतिध्वनि के रूप में जानी जाती है, अगर दोस्तों वो पुनः से जब वो इस सतह से टकराकर जब ये लौटती है तो लौटने के क्रम में भी वो कितना दूरी तय करेगा, 11 मीटर ही दूरी तय करेगा। जब दोस्तों ये 11 मीटर की दूरी तय करेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस ध्वनि को आप तक पहुँचते पहुँचते आपका जो सुरती निर्बंध होगा वो दोस्तों खत्म हो जाएगा, यानी कि बिंदु बी से बिंदु सी तक मतलब आप तक पहुँचने में आपका दोस्तों जो समय लगेगा वो लगेगा कितना, तो 1/15 सेकेंड। और आपने जो अपने मुख से ध्वनि उत्पन्न की वो दोस्तों जो भी उत्पन्न की उसका जो प्रभाव है वो भी आपके माइंड में कितना देरी तक रहेगा, तो 1/15 सेकेंड तक। तो दोस्तों जब यह आप तक पहुँचेगा तो वहाँ पर आपके दोस्तों जो मूल ध्वनि होगा उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क से खत्म हो जाएगा, और फिर दोस्तों आपका जो कान होगा वो आपके मस्तिष्क को इस प्रतिध्वनि की संवेदना देगा, जिसके कारण दोस्तों आप अपने मूल ध्वनि का प्रतिध्वनि सुन पाइएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परिवर्तन करने वाली सतह को श्रोता से कम 11 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। तो हाइए है परावर्तक सतह, हाइए मान के चलते हैं श्रोता है, श्रोता जो सुनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, तो 11 मीटर की है। तो 11 मीटर दोस्तों आपके मूल ध्वनि को जाने में लगा, और फिर आपकी जो इसकी प्रतिध्वनि है वो दोस्तों आप तक पहुँचने में 11 मीटर दोस्तों वो दूरी तय किया। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, तो दोस्तों दोनों मिलाकर हो गया 22 मीटर। और 22 मीटर तक दूरी तय करने में जो श्रुति निर्बंध का जो प्रभाव है वो दोस्तों आपके मस्तिष्क से खत्म हो जाएगा, और तब जाकर दोस्तों आप अपने मूल ध्वनि का प्रतिध्वनि सुन पाइएगा। अगर श्रुति निर्बंध के प्रभाव में ही यानी इसके उपस्थिति में ही दोस्तों अगर आपकी प्रतिध्वनि आपके पास लौट कर आ जाती है, यानी इसके अगर कम दूरी पर आते हैं, 6 मीटर की दूरी पर आते हैं या 5 मीटर की दूरी पर आते हैं, तो उस स्थिति में दोस्तों आपकी जो प्रतिध्वनि होगी मूल ध्वनि की वो सुनाई नहीं देगी। यानी मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों एक में मिल जाएगी, और आपको लगेगा ना कि जो हम बोले हैं ना हम वो अभी तक वही सुने हैं, मतलब बिल्कुल भी आपके प्रतिध्वनि का दोस्तों जो आपका मस्तिष्क है वो एहसास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था आपके प्रतिध्वनि की विशेषताएं। अगर हम बात करें यहाँ पर इसमें बताया जा रहा है किसी बड़े हॉल या सभा भवन में ध्वनि निर्बंध बारंबार परिवर्तन के कारण होता है, जिसे अनुरण कहते हैं। दोस्तों ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी है, आप लोग समझ के रखना
कि जब बड़े हॉल या सभा भवन में ध्वनि निर्बंध बारंबार परिवर्तन के कारण होता है तो उसे ही अनुरण कहते हैं। मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जब आप बड़ा हॉल या सभा भवन में जाओगे तो वहां पर दोस्तों भाषण दिए जाते हैं। यानी देख सकते हैं कि जो दोस्तों आपके नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो सभा भवन में क्या करते हैं, वो दोस्तों सभा भवन में वो स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, वहाँ पर कंसर्ट होता है, वार्तालाप किया जाता है। तो दोस्तों उस स्थिति में क्या होता है कि जब ऐसे क्षेत्रों में यानी बड़े हॉल या सभा भवनों में जब वार्तालाप किया जाता है, जब दोस्तों भाषण दिया जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों परिवर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध का बार बार क्या होता है दोस्तों, वो सुनाई देता है। यानी जो ध्वनि निर्बंध है वो परिवर्तन के कारण दोस्तों बार बार अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है, जिसके कारण उस सभा भवन में बैठे हुए जो श्रोतागण होते हैं उन्हें दोस्तों जो वक्ता द्वारा दिया गया जो भाषण है उसको सुनने में काफी दोस्तों कठिनाई होती है। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए सभा भवनों में या दोस्तों बड़े हॉल में पर्दा का प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि बड़ा हॉल या सभा भवन में दोस्तों उसके आसपास से दोस्तों दाएं बाएं दोस्तों पर्दा लगाए जाते हैं। जो कुर्सी होती है दोस्तों, वो कुर्सी भी दोस्तों आपके ऐसी बनाई जाती है जो कि ध्वनि का अवशोषण कर सके। जब ये दोस्तों ये वस्तुएं ध्वनि का अवशोषण कर लेती हैं तो उस स्थिति में जो श्रुति निर्बंध है, जिसे ध्वनि निर्बंध भी कहते हैं, तो इसका दोस्तों बार बार क्या होता है, ये दोस्तों सुनाई नहीं देता। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के रखना कि जब भी बड़े हॉल या सभा भवन में ध्वनि निर्बंध बार बार परिवर्तन के कारण दोस्तों सुनाई देगा तो वही आपका अनुरण कहलाता है। और इसका जो निवारण है वो दोस्तों हम लोग ऐसे चीज़ों से करते हैं जो कि ध्वनि का अवशोषण कर सकें। ठीक, तो दोस्तों अगर आगे देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है प्रतिध्वनि आवृत्ति पर निर्भर होती है। तो भाई बात सही है, यानी कि जिस किसी भी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति कम होगी तो उसकी प्रतिध्वनि भी आपको कम सुनाई देगी। जिस किसी भी दोस्तों आपके जो ध्वनि स्रोत है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी तो दोस्तों उस ध्वनि का जो प्रतिध्वनि होगा वो भी आपको ज़्यादा सुनाई देगी। बहुत बार दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जंगलों में खुला वन, जो कि जंगल, जो घना जंगल होता है, वहाँ पर अगर आप जोर जोर से चिल्लाते हैं तो आपकी ध्वनि का जो प्रतिध्वनि है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप खुले वन या घने जंगलों में दोस्तों आप जोर जोर से चिल्लाते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों आपके मुख से निकलने वाली जो मूल ध्वनि होती है दोस्तों वो आपके वन में उपस्थित जो पेड़ पौधे होते हैं उनके टहनियों से टकराकर वो विभिन्न दिशाओं में चली जाती है। तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि आखिर जो हमारी मूल ध्वनि है वो वनों में उपस्थित पेड़ पौधों की टहनियों से टकराकर जब वो विभिन्न दिशा में जाती है तो वो विभिन्न दिशा में जाती क्यों है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपके पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं वो दोस्तों विभिन्न दिशाओं में मुड़ी हुई रहती हैं। यानी कि वो बिल्कुल भी दोस्तों अपने आप के स्वरूप को अच्छी तरीके से प्रकट नहीं करती, सीमित दिशाओं में प्रकट नहीं करती है, वो अलग अलग दिशा में प्रकट करती है। और जब आप जोर से चिल्लाते हैं तो आपके द्वारा निकली हुई जो ध्वनि है दोस्तों वो इन्हीं टहनियों से टकराती है, इन्हीं पेड़ पौधों के अलग अलग दिशा में मुड़े हुए पत्तों से टकराती है और टकरा कर दोस्तों वो दूसरी दिशा में चली जाती है, जिसके कारण आपके मूल ध्वनि का जो प्रतिध्वनि है दोस्तों वो आप तक नहीं पहुंच पाता और इसलिए आप अपने मूल ध्वनि का प्रतिध्वनि बिल्कुल भी सुन नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया। अगर क्वेश्चन आए तो दोस्तों आप लोग उसका एक्सप्रेशन कर दीजिएगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।